मुगल भारत में मुख्य रूप से सत्ता और साम्राज्य विस्तार की खोज में आए थे। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत की प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ भूमि और समृद्ध व्यापारिक अवसरों ने मुगलों को यहां स्थायी रूप से स्थापित होने के लिए आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने भारत पर लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग का वंशज था। शेख मिर्जा फरगना के एक छोटे से राज्य का शासक था जो उसे अपने पूर्वजों से मिला था। बाबर की माता का नाम कुल-लूक निगार खानम था, जो मंगोल सरदार यूनुस खां की पुत्री थी। यूनुस खां चंगेज खां का वंशज था। इस प्रकार बाबर तैमूर लंग का 5वां वंशज था तथा मातृपक्ष में चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी में था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में तुर्कों तथा मंगोलों का मिश्रित रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसका परिवार चगताई शाखा में था, किंतु आमतौर पर उन्हें मंगोल माना जाता था। भारत में वे मुगल कहलाए। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। बाबर के 8 भाई बहन थे, जिनमें बाबर सबसे बड़ा था। बाबर जब 11 वर्ष का हुआ तब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर को फरगना का शासक बना दिया गया, किंतु उसी समय उसके चाचा अहमद मिर्जा ने फरगना पर आक्रमण कर दिया। भाग्य से अहमद मिर्जा की सेना में रोग फैल गया और वह बाबर से संधि करके उसके क्षेत्रों को खाली करके चला गया। 1502 ईस्वी में शैबानी ने बाबर पर आक्रमण किया। सरायपुल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान हुआ, जिसमें बाबर परास्त हो गया। समरकंद पर शैबानी का अधिकार हो गया। बाबर को अपनी बहन का विवाह शैबानी के साथ कर देना पड़ा। 1505 में बाबर ने काबुल तथा गजनी पर आक्रमण किए। ये दोनों शहर बड़ी सरलता से बाबर के अधिकार में आ गए, किंतु उजबेगों ने बाबर को समरकंद से मार भगाया। कांधार भी बाबर के हाथ से निकल गया था। समरकंद तथा फरगना हाथ से निकल जाने के कारण वह मध्य एशिया से निराश हो चुका था। कंदहार भी उसके हाथ से निकल चुका था। काबुल तथा गजनी के अनुपजाऊ प्रदेश बाबर की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने भारत पर अपनी दृष्टि गड़ाई। जिस समय बाबर ने आक्रमण करने का निर्णय लिया, उस समय भारत की राजनीतिक दशा हमेशा की तरह अत्यंत शोचनीय थी तथा अनेक परिस्थितियां बाबर के अनुकूल थीं। इन परिस्थितियों तैमूर के आक्रमण के पश्चात उत्तरी भारत फिर कभी नहीं संभल सका था। दिल्ली की कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक तुर्क तथा अफगान अमीरों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इस कारण दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिकुड़कर एक छोटे से प्रांत के रूप में रह गई थीं। इन दिनों दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। बाबर के भारत पर आक्रमण करने का कारण यह था कि बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर लंग की भांति एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। उसने पहला प्रयास मध्य एशिया में किया। वहां असफल रहने के बाद उसने काबुल तथा गजनी में अपना राज्य स्थापित किया, किंतु वह काबुल तथा गजनी से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए वह अपना साम्राज्य भारत में फैलाना चाहता था। उन दिनों इस्लामी जगत में काफिरों के देश भारत पर विजय प्राप्त करना किसी भी मुस्लिम शासक के लिए गौरव की बात माना जाता था। इसलिए बाबर भारतवर्ष अथवा उसके एक बहुत बड़े भाग को जीतकर भारत विजय का गौरव प्राप्त करना चाहता था। बाबर तैमूर लंग का वंशज होने के कारण तैमूर द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों को अपने वंशानुगत राज्य में होने का दावा करता था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसने पंजाब के पश्चिमी भाग को अपने राज्य में मिला लिया था, परंतु बाद में अफगानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसीलिए बाबर पंजाब पर अपना वंशानुगत अधिकार समझता था और उसे फिर से पाना चाहता था। लाहौर के अफगान अमीरों ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने का निश्चय किया। आलम खां तथा दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर आग्रह किया गया कि बाबर इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाकर आलम खां को सुल्तान बनाने में सहायता करे, क्योंकि इब्राहिम लोदी बड़ा ही क्रूर तथा निर्दयी शासक है।
इससे बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की तैयारियां आरंभ कर दी। भारत में बाबर की उपलब्धियां 3 प्रकार की हैं: सामरिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां। इन तीनों उपलब्धियों का आधार सामरिक उपलब्धियां ही हैं। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। उसने बाजोर के दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग में नियुक्त सैनिक बाबर की बंदूकों के समक्ष नहीं टिक सके। अली कुली ने तोपों का प्रयोग किया। कुछ ही घंटों में 3000 सैनिक मारे गए। बाबर ने बाजोर में रहने वाली हिंदू जनता के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। समस्त पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा स्त्रियों एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इसके बाद उसने झेलम के तट पर स्थित भीरा को अपने अधिकार में ले लिया। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। वह यूसुफजई अफगानों को अपने अधीन करके पेशावर पर अधिकार जमाना चाहता था, किंतु उसी समय बदख्शा में उपद्रव हो गया और बाबर इस आक्रमण को अधूरा छोड़कर लौट गया। 1520 ईस्वी में बाबर बाजोर भीरा होता हुआ सियालकोट तक आ पहुंचा। बाबर सियालकोट से आगे बढ़ता इससे पहले उसे समाचार मिला कि कांधार के शासक शाह बेग अर्जुन ने बगावत कर दी है। अतः बाबर सियालकोट से वापस लौट गया। 1522 ईस्वी में उसने कांधार पर अधिकार कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। चौथा आक्रमण। पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से स्वतंत्र होने के लिए बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भिजवाया। 1524 ईस्वी में बाबर सेना लेकर चौथी बार भारत आया। इब्राहिम लोदी पंजाब की गतिविधियों से अनजान नहीं था। उसने एक सेना पंजाब पर आक्रमण करने भेजी, जिसने बड़ी सरलता से लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसी बीच बाबर की सेना ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली की सेना परास्त हो गई तथा बाबर ने लाहौर पर अधिकार जमा लिया। अब बाबर की सेना लाहौर से आगे बढ़ी और उसने दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। चूंकि बाबर के साथी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे और उसे अपने राज्य में उजबेगों का विद्रोह होने की भी सूचना मिली, इसलिए बाबर दीपालपुर से काबुल लौट गया। पांचवां आक्रमण। बाबर के काबुल लौट जाने पर दौलत खां तथा दौलत खां के चाचा आलम खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु इब्राहिम लोदी की सेना ने उन्हें मार भगाया। इस पर आलम खां तथा दौलत खां का पुत्र दिलावर खां बाबर की शरण में पहुंचे। उनके निमंत्रण पर बाबर ने पुनः दिसंबर 1525 में विशाल सैन्य के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया। जब वह मार्ग में ही था, तब उसे सूचना मिली कि दौलत खां अपनी सेना लेकर लाहौर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बाबर ने अपनी चाल तेज कर दी और दौलत खां के लाहौर पहुंचने से पहले लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस पर दौलत खां के साथी घबरा उठे और वे दौलत खां का साथ छोड़कर बाबर से जा मिले। दौलत खां ने भी विवश होकर बाबर के समक्ष समर्पण कर दिया। बाबर की सेना अप्रैल 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में आ डटा। वह अपने साथ 12,000 सैनिक लाया था, किंतु मार्ग में बहुत से भारतीय सैनिक भी उसके साथ हो लिए। इस प्रकार जब बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा तो उसके सैनिकों की संख्या 25,000 हो चुकी थी। बाबर कुशल तथा अनुभवी सेना नायक था। वह मंगोलों, उजबेगों तथा पारसीकों की रण पद्धतियों से परिचित था। चूंकि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना की अपेक्षा संख्या में केवल 1/4 थी, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अश्वारोहियों तथा तोपखाने के संयुक्त प्रयोग का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपनी सेना की चारों ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की, ताकि शत्रु अचानक उसकी सेना में न आ घुसे। बाबर ने अपनी सेना के एक पक्ष की सुरक्षा के लिए पानीपत नगर को ढाल के रूप में प्रयुक्त किया। अपनी सेना के दूसरे पक्ष की सुरक्षा के लिए खाइयां खुदवाकर उनके दोनों तरफ कटे हुए पेड़ तथा कंटीली झाड़ियां डलवा दी। बाबर ने सेना के सामने 700 गाड़ियां खड़ी करके उन्हें कच्चे चमड़े की रस्सियों द्वारा एक दूसरे से बंधवा दिया। इन गाड़ियों के पीछे उसने अपनी सेना को सजाया। इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना के साथ पानीपत के मैदान में आ डटा। उसके पास लगभग 2000 हाथी थे।
इन हाथियों को तोपखाने का सामना करने की शिक्षा नहीं दी गई थी, इसलिए यह संभावना अधिक थी कि तोपे खाने की आग तथा गोलों की आवाज से बिगड़कर हाथी उलटे लौट पड़ेंगे तथा अपने ही सैनिकों को रौंद डालेंगे। किंतु इब्राहिम लोदी को हाथियों को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सूझा। 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष आ खड़ी हुईं। 9 दिन तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष डटी रहीं। अंत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी। इब्राहिम की सेना इतनी विशाल थी कि उसका सुचारू रीति से संचालन नहीं हो सका। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर तोपे खाने तथा बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह युद्ध प्रातः 9 से 10 बजे के बीच आरंभ हुआ तथा दोपहर बाद तक भयंकर रूप से होता रहा। अंत में इब्राहिम की सेना परास्त हो गई। उसके 15,000 सैनिक मारे गए और शेष सेना लड़ाई के मैदान से भाग खड़ी हुई। इब्राहिम लोदी स्वयं लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त हो गई। अभी तक उत्तर पश्चिम के मार्ग से भारत पर जितने आक्रमण हुए थे, उनमें से किसी ने भी तोपखाने का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए भारत के सैनिक इस तोपखाने के समक्ष युद्ध करने के अभ्यस्त नहीं थे। जिस दिन बाबर को पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त हुई, उसी दिन बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा पर और अपने दामाद मेहदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। इन दोनों ने अपना कार्य सरलता से संपन्न कर लिया। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को शुक्रवार के दिन दिल्ली की मस्जिद में बाबर के नाम खुतबा पढ़ा गया और गरीबों को दान दक्षिणा दी गई। इस प्रकार बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत के निर्णयात्मक युद्धों में से है। इसने भारत की राजनीति से एक युग का अंत करके दूसरे युग का आरंभ कर दिया। उत्तर भारत की राजनीति में इस युद्ध ने भारी फेरबदल कर दिया। बाबर को दिल्ली तथा आगरा से अपार धन की प्राप्ति हुई। इससे पहले उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। भारत से मिले धन को बाबर ने मुक्त हस्त से अपने सैनिकों में बंटवाया। उसने समरकंद, इराक, खुरासान व काशनगर में स्थित अपने संबंधियों को भी उपहार भेजे। मक्का एवं मदीना में पवित्र आदमियों को भी उसने भेंट भिजवाई। उसकी इस उदारता के लिए उसे कलंदर नाम दिया गया।